Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic function, strength and limitation of credit based evaluation. The particular topic related to B.Ed semester 2 पेपर नंबर 8 यूनिट नंबर 5th. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फंक्शन, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन. यह B.Ed सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर नंबर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 5 में है. क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन में मैंने पूर्व के वीडियो में विस्तार से उसे बताया कि क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन क्या होता है. जब क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन अर्थात उसके कार्य की बात करें तो इसके कार्य स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हुए. दैट मीन्स स्टूडेंट के लिए एक अच्छा चीज़ साबित हुआ है. कैसे? तो छात्र इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है छात्रों के लिए सुगम, सहज होती है, सामान्य होती है. दूसरी चीज, छात्र अपनी इच्छा के अनुसार चूँकि CBCS में सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं तो क्रेडिट आधारित मूल्यांकन से छात्रों को फायदा होता है. इसमें इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रावधान है और बाकी जो वस्तुएं हैं, बाकी जो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो भी मूल्यांकन में शामिल किए जाते हैं. अर्थात ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन में ये जो प्रक्रिया यानी इसके जो कार्य हैं वह अति महत्वपूर्ण है और परफेक्ट है. इसकी ये चीज़ ही मजबूती कहलाती है. क्यों? क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी है, सब्जेक्ट चेंजिंग का आधार है, प्लस छात्र जो है वह यूनिवर्सिटी जब कोई भी कहीं चेंज करते तो पूरे देश में CBCS के सिस्टम लागू हैं तो वहाँ पर भी उन्हें सुविधा होती है और पूरे यूनिट को यानी पूरे कोर्स को कितने आवर में पढ़ाना है क्रेडिट के द्वारा डिवीजन करके उसे सही तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है. इन द सेंस दैट मीन्स क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन it play a significant and vital role and as a boon for the education system, and flexibility and opportunities also available in this system because the particular way of the education system say that the stress free education. स्ट्रेस फ्री दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दबाव रहित शिक्षा का एक आधार इस सिस्टम में ये चीज़ें प्रदान की गई हैं. लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो साथ ही साथ इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि विषय जो CBCS में जो विषय का चयन होता है तो उससे मूल्यांकन भी प्रभावित होता है. फ्लेक्सिबिलिटी के चलते छात्र ईजी वे में लेते हैं एग्जामिनेशन को, उसमें उन्हें जो चीज़ जितनी सीरियसनेस या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती है. उन्हें लगता है कि फेल की कोई प्रोविज़न नहीं है, फेल का कोई आधार नहीं है तो रिजल्ट पॉजिटिव भी होगा. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कुछ अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, बट ओवरऑल ये इसके जो है वो फंक्शन, स्ट्रेंथ और लिमिटेशन अति महत्वपूर्ण है. आप सबों के लिए जानना समझना चाहिए. मैं आपको और से विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 2 paper 8 assessment for learning. Now function and strength of credit based evaluation. As you know that CBCS pattern gives full opportunity to the learners to pursue education as per their choice. Next point, this system of evaluation offers maximum opportunities and avenues to the learners to learn core subjects along with soft courses for their holistic development. Next point, it serves as a bridge to fill the gap between the two students of various courses as it has a provision of offering core subjects with the addition of different soft courses. It means students have an opportunity to pursue course pursue core subjects as well as soft courses of other departments simultaneously. Next point, it is a shift from the teacher center to learner to center education. Learners can offer as many credits as they can cope up the
pressure of the examination. It permits learner to choose soft courses of different interdisciplinary and intradisciplinary subjects with the core subjects. It is also helpful to the learners to choose courses and papers as per their choice and interest. Next point, it facilitates mobility to learners from one institution to another one. It would take education system on par with global standards. Next point, this system of evaluation offers 10-point letter grading system. It facilitates the learners to pursue the courses of their choices at different times. Next point, it helps learner to realize their potentials through the flexibility in offering courses. It has broadened the base of education system. Full stop. All round development of learners or multi facts personality of learners can be promoted through these courses. Next point, it gives immediate employment, as knowledge of different soft courses may helpful for that. Next point, unlike conventional system, stress and anxiety of learners can be reduced through it. Work efficiency can be enhanced. Development of professional skill can be possible. Next point, it ensures uniformity in education system in terms of evaluation and assessment. It puts emphasis on seminar presentation, assignment, discussion, project, etc. based teaching. Next point, internal assessment is given due importance that is 40 internal and 60 external. Full stop. Slow learners can get advantage from it as it has the flexibility in choosing credits at one time. Next point, equality among the learners can be ensured through it as it has the grading system. Globally acclaimed education system can be maintained through it as it has the provision of offering different courses at the same time. Next point, a student could option for course as per their ability. It creates a favorable learning environment, as everyone is supposed to take part in learning process as per their ability and competency. Last point, it ensures cooperation and healthy relationship among the learners. Habits of work commitments of learner can be strengthened. Now, limitation or demerits of credit based evaluation. In spite of many advantages, there are or many merits, there are some limitation or demerits or disadvantages of choice based credit system or credit based evaluation system. Number 1, grading system in CBCS results in difficulty to measure or calculate the exact marks. Next point, teachers would suffer with increase in workload. It would affect the regular teaching. Next point, maintaining compatibility among main subjects, papers and soft papers would be challenging one. Offering more than one program of the different nature simultaneously would be challenging one. Limited resources and many courses would lead to imbalance in teaching learning resources. Next point, extra burden would be experienced by the institution as CBCS has the flexibility in taking or choosing 32 credits. Equalization in standard of education system should be maintained to check the mobility of students. Next point, mobility or transferring of students from one institution to another would lead to many new problems.
learner fails to acquire mastery over concerned subjects as he learns many subjects. Next point, if mobility was given top priority, a student would desire to move from one desired from substandard institutions or university to a standard one. This may pose problem in maintaining the cumulative record of every student and threat to the new institutions. Next point, students lack seriousness in examination as much weightage is given to internal assessment and evaluation. Next point, mobility and courses will lead to increase in infrastructure or accommodation to the students. Next point, equalization of performance may discourage the gifted and talented students. Next point, teachers spend most of their valuable time in setting papers, evaluation and making arrangement for examination. Innovation in teaching would get happened. Next point, chances of subjectivity would be maximum as internal evaluation has 40% weightage. Now अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। क्रेडिट आधारित मूल्यांकन के कार्य तथा मजबूत पक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, CBCS पैटर्न शिक्षार्थियों को उनके पसंद के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का पूरा अवसर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन की यह प्रणाली शिक्षार्थियों को उनके समग्र विकास के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ मुख्य विषयों को सीखने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विभिन्न पाठ्यक्रमों के दो छात्रों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए एक पूल के रूप में काम करती है, यानी एक चेन के रूप में काम करती है, क्योंकि इससे विभिन्न सामान्य पाठ्यक्रम को जोड़ने के साथ मुख्य विषयों की पेशकश करने का प्रावधान है। इसका मतलब छात्रों के पास मुख्य विषयों के साथ साथ अन्य विभागों के जो सामान्य विषय हैं उसको भी साथ में जोड़ने का अवसर या आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शिक्षक केंद्र से शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा में बदलाव है। शिक्षार्थी परीक्षा के दबाव से निपटने के लिए अधिक से अधिक ऋण दे सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी परीक्षा के दबाव से निपटने के लिए अधिक से अधिक दबाव रहित होते हैं, उन्हें इसकी कोई टेंशन यानी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। यह शिक्षार्थियों को मुख्य विषयों के साथ विभिन्न अंतः विषय को भी पढ़ने और समझने का मौका मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि दूसरे विषय को भी साथ में मेन विषय के साथ चुनकर वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट को चुनकर पढ़ सकते हैं और रुचि के अनुसार और अपने पसंद के अनुसार सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक संस्था से दूसरे में सीखने वाली गतिशीलता की सुविधा भी प्रदान करता है। वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन की यह प्रणाली 10 बिंदु पत्र यानी ग्रेडिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। यह शिक्षार्थियों को अलग अलग समय पर उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान करती है। यह शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की पेशकश में लचीलेपन के माध्यम से उनकी क्षमता का एहसास करने में भी मदद करता है। शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यापक बनाया गया है। इसका स्पष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास को भी पाठ्यक्रम में परम स्थान दिया गया है। यह तत्काल रोजगार देता है क्योंकि विभिन्न सामान्य कोर्स इसमें छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो प्रणाली है शिक्षार्थियों को चिंता मुक्त करती है तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने में मदद करती है और उनके पेशेवर कौशल का भी विकास करने में मदद करती है। यह मूल्यांकन के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करती है। यह संगोष्ठी प्रस्तुति, असाइनमेंट, चर्चा, परियोजना आदि शिक्षण व्यवस्थाओं पर या शिक्षण प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देती है। आंतरिक मूल्यांकन के 40 और 60 बाह्य मूल्यांकन के रूप में पाठ्यक्रम में प्रदान किया गया है सब्जेक्ट के मार्क्स के अनुसार। इस प्रक्रिया के द्वारा
छात्रों को सुविधा के अनुसार क्रेडिट चुनने की भी एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसके माध्यम से सीखने वाले छात्रों के बीच में समानता सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग प्रणाली है। विश्व स्तर पर शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रखर और अधिक सक्सेसफुल यानी सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक ही समय में विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाए। विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार कोर्स का विकल्प चुन सकते हैं और सीखने के अनुकूल माहौल को तैयार कर सकते हैं और सीखने वाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लास्ट में यह शिक्षार्थियों के बीच सहयोग और स्वस्थ संबंधों को सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ शिक्षार्थियों की कार्य प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और आदतों को भी मजबूती प्रदान करता है। अब क्रेडिट आधारित मूल्यांकन की कुछ सीमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, CBCS ग्रेडिंग प्रणाली में अगर कुछ का इसके कार्य और कुछ मजबूत पक्ष भी हैं, यानी कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नंबर 1, CBCS में ग्रेडिंग प्रणाली से सटीक अंकों को मापना या पता लगाना, गणना करना कठिन होता है। शिक्षक काम के बोझ में वृद्धि के साथ साथ समस्याग्रस्त होते हैं। नियमित शिक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है। मुख्य विषय के साथ साथ जो सामान्य विषय हैं उसको भी लेकर पढ़ाई करते हैं, जिससे कि एक विषय में पारंगत हासिल कर पाना संभव नहीं हो पाता। सीमित संसाधनों और कई पाठ्यक्रमों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है या उसमें असंतुलन पैदा होता है। संस्था द्वारा अत्यधिक बोझ का अनुभव किया जाता है और CBCS में 32 क्रेडिट चुनने का भी एक लचीलापन आधार है। छात्रों की गतिशीलता की जांच करने के लिए भी शिक्षण प्रणाली की मानक में समानता रखी जानी चाहिए, बट ये चीज़ें जो है ग्रेडिंग में चूँकि सामान्य होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि कौन से छात्र जो है वह सही चल रहे हैं। छात्रों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में ले जाने में भी नई समस्याएं पैदा होती हैं। शिक्षार्थी संबंधित विषय में निपुणता हासिल करने में भी विफल रहता है, क्योंकि वह कई विषयों को एक साथ पढ़ता है। यह गतिशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, तो उस अवस्था में मानक या विश्वविद्यालय से एक में जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो चूँकि दूसरे विषय भी पढ़े होते हैं, इसलिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना कठिन होता है। छात्रों को परीक्षा में गंभीरता की कमी होती है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन के साथ साथ बाह्य मूल्यांकन भी होता है और आंतरिक मूल्यांकन में कुछ कभी ज़्यादा वेटेज के चलते उन्हें फेल होने की कोई समस्या नहीं होती है। गतिशीलता और पाठ्यक्रम में छात्रों को बुनियादी ढांचा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रदर्शन के सामान्यकरण में प्रतिभाशाली छात्रों को हतोत्साहित किया जा सकता है या वो छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं। शिक्षक अपना अधिकांश समय मूल्यांकन या उससे संबंधित कार्य या परीक्षा व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। नवाचार की जो समस्या आती है या नवाचार तरीके से पढ़ाने में बाधा आती है। विषय वस्तु की अंत में विषय वस्तु की संभावना अधिकतम होती है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन 40% का वेटेज इसमें रहता है। इस प्रकार से मैंने इससे संबंधित जो यूनिट 5 से संबंधित जो चीज़ें थी उसको मैंने समाप्त कर दिया। उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को वीडियो को इसका देखे होंगे, अच्छी तरह से इसका नोट्स तैयार किए होंगे और इस प्रकार से पेपर 8 के यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वह पूरी तरह से समाप्त हुए। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। यदि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो तब तक के लिए धन्यवाद।